हेलो माय लवली स्टूडेंट। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3। ठीक है, किसका पार्ट 3? चैप्टर नंबर आपका 11 जो कि इंडेक्स नंबर है। आज आपका इंडेक्स नंबर पूरा खत्म होने वाला है। ठीक है, सो आज का टॉपिक है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? इट रिफ्लेक्ट द एवरेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज consumed by specific class of people so that they can maintain the same standard of living in the current year as in the base year। आपको पता है बेस ईयर होता है, करंट ईयर होता है। जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है कि एक बात बताओ, अगर हम 20 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले जो आपका लिविंग स्टैंडर्ड, जो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड था, क्या आज भी वही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं भाई। जो पहले बेस ईयर में था वो करंट ईयर में बिल्कुल भी नहीं है, चेंज हो गया है। तो उसी को बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जो ये 20 सालों के बीच का डिफरेंस है, उसमें कितना चेंज आया है। ठीक है, क्या लिखा है ना, ये रिफ्लेक्ट करता है एवरेज इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ कमोडिटीज कंज्यूम बाय द स्पेसिफिक क्लास ऑफ पीपल। ठीक है, पहले जो लोग खर्चा करते थे अपने रहने के लिए, ठीक है, खाने पीने पे, तो क्या वो आज भी वही कॉस्ट लगती है उनको आज रहने के लिए? नहीं जी, सब कुछ बदल चुका है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज, एक बार ध्यान रखना इसको कहा क्या क्या जाता है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, ध्यान रखो, अभी याद कर लो, लिखो इसको, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, प्राइस ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर एंड रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, तो सीपीआई आपका क्या बताता है? जो बेस ईयर में और करंट ईयर तक के बीच में जितना चेंज आया है। ठीक है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर हम बात करें तो कितना चेंज हुआ है, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग, लिविंग स्टैंडर्ड हमारा कितना चेंज हुआ है। अब बात करते हैं बेटा मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। दो मेथड है, इसको निकालने के बहुत आसान है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड या फिर हम कह सकते हैं वेटेड एग्रीगेट मेथड। ठीक है, सेकंड वन इज फैमिली बजट मेथड और मेथड ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है, उसके सारा नोट्स बनाए हैं आपने, जो भी मैंने आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए हैं, तो उस क्वेश्चन को अब जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उस क्वेश्चन की अब जरूरत पड़ेगी। अब ध्यान रखना, ये जो है ना, ये बेटा बिल्कुल पूरा सेम है जो मैंने आपको लेस्पेयर मेथड समझाया। अब इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको लेस्पेयर मेथड समझाया है, वो ही सेम बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा, यही मेथड है। इसी को बोलते हैं हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड और वेटेड एग्रीगेट मेथड। इट इज फर्स्ट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग सीपीआई। ठीक है, सीपीआई भी बेटा इसी मेथड से निकलेगा। तो इसको क्या है? लेस्पेयर मेथड। तो उस न्यूमेरिकल को खोलो, उसका क्वेश्चन देखो कैसे निकालता है। लेस्पेयर मेथड सेम ऐसे निकालना है। ठीक है, कुछ अलग नहीं है। तो मैं क्वेश्चन भी इसमें नहीं करा रही हूँ क्योंकि सेम ऐसा करा चुकी हूँ, आपको सेम ऐसे निकालना है। सेकंड आता है बेटा फैमिली बजट मेथड और मेथड ऑफ वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव। मैं अभी आपको पिछली वीडियो में प्राइस रिलेटिव भी समझा के आई हूँ, क्वेश्चन के साथ न्यूमेरिकल कराया है, सेम वही निकलेगा। ये भी ऐसे निकलेगा बेटा, समेशन ऑफ आर डब्ल्यू डिवाइड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो ये मेथड भी वही है, ये मेथड भी वही है, नाम इसमें ये दे दिया है बट फॉर्मूला इसी से निकलेगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। सो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड क्या कहता है? दिस मेथड इज सिमिलर टू लेस्पेयर्स मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वेटेड इंडेक्स। To apply this method, the quantities of commodities consumed by a particular group in the base year are estimated and these figures are used as weight. Then the total expenditure on each commodity for each year, base year and current are calculated. ठीक है, वही सेम स्टेप फॉलो होंगे जो कि मैं समझा चुकी हूँ आपको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड में। जो अब लेस्पेयर मेथड के स्टेप्स हैं वही इसमें फॉलो होंगे। नेक्स्ट इज फैमिली बजट मेथड। इन दिस मेथड द फैमिली बजट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर whom the index is meant are carefully studied, then the aggregate expenditure of an average family on various commodities is estimated. These values constitute the weight. ठीक है, समझ में आ गया। अलग से क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ क्योंकि सेम अभी समझा के आ चुकी हूँ, लेस्पेयर मेथड में भी कराया है और आपका ये प्राइस रिलेटिव में भी मैं करा के आ चुकी हूँ। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स समझ में आ गया, इसके दोनों मेथड समझ में आ गए हैं।
ठीक है, वो वही सेम चीज यूज होनी है। अब हम पढ़ते हैं आगे। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। सो बेटा आपके इंडिया में 3 तरह का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर होता है। चलो कौन कौन सा? पहला होता है सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, ठीक है। दूसरा होता है सीपीआई फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। थर्ड वन इज सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स, ठीक है। So first one is CPI for industrial workers with 2016 as base year. It is published by Labour Bureau, ठीक है। लेबर ब्यूरो ने पब्लिश किया था। तो पहला कौन सा है? जो कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। सेकेंड इज CPI for urban non manual employees with 1984 to 85 as base year. It is also published by Labour Bureau. इसको भी लेबर ब्यूरो ने ही पब्लिश किया। थर्ड वन इज सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स विद 1986 to 67 as base year. It is published by Central Statistical Organization, now known as National Statistics Office, ठीक है। NSO कहा जाता है, अब पहले कहा जाता था सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। समझ में आ गया। अब हम पढ़ रहे हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है कि भाई कितना, अगर हम पहले 10 साल से 20 साल से कंपेयर करें तो कितना चेंज आया है, ठीक है, प्राइजेस में। तो इसके यूजेस क्या क्या हैं, ये किस लिए यूज किया जाता है? फर्स्ट यूज इज इट हेल्प्स इन वेज नेगोशिएशंस, फॉर्मेशन ऑफ वेज पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी एक्सेट्रा। ये पॉलिसीज बनाने के लिए भी हेल्प होता है। कौन कौन सी पॉलिसीज? भाई वेज पॉलिसीज बन रही हैं, प्राइसिंग पॉलिसीज बन रही हैं, ठीक है। तो ये सारी पॉलिसीज के लिए भी हेल्प करता है। सेकंड इज इट इज यूज्ड बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स टू रेगुलेट डियरनेस अलाउंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो डियरनेस अलाउंसेस वो होते हैं जैसे पेंशन, भाई लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए डियरनेस अलाउंसेस भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो गवर्नमेंट सीपीआई को यूज करती है किस चीज के लिए? आपको रेगुलेट करने के लिए डियरनेस अलाउंसेस। थर्ड इज इट इज यूज टू मेजर द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। भाई मनी की जो परचेजिंग पावर है उसको भी मेजर सीपीआई करता है, ठीक है। परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज इनवर्स ऑफ सीपीआई मल्टीप्लाई बाय 100 एंड देखो फॉर्मूला क्या है इसका? मनी, अगर आपको पावर ऑफ मनी निकालनी है देन 1 डिवाइड बाय सीपीआई इंटू 100, आपकी परचेजिंग पावर जो मनी की है वो निकल के आ जाएगी। फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, ठीक है। 1 मार्क में पूछा जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट इज इट हेल्प्स इन मेजरिंग द रियल वेजेस इन द इकोनॉमी विच आर कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ मनी वेज एंड सीपीआई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब रियल वेजेस को मेजर कौन करता है? ये भी सीपीआई करता है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है इसका? फॉर्मूला देख लो, रियल वेज इज इक्वल टू नॉर्मल वेजेस, ठीक है, मनी वेजेस डिवाइड बाय सीपीआई इनटू 100, ठीक है। सो इट आल्सो हेल्प इन एनालाइजिंग द मार्केट फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई अगर तुम किसी भी पर्टिकुलर गुड्स के सर्विसेज की आपको मार्केट की एनालाइज करना है मार्केट को, देन सीपीआई विल बी परफेक्ट। सीपीआई की हेल्प से ही किया जा सकता है, ठीक है। समझ में आ गए आपको सारे पॉइंट? बहुत इजी हैं, एक बार खुद से रीड आउट करो, ठीक है, और इसको नोट डाउन करो। फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि भाई पावर ऑफ मनी आप कैसे निकाल रहे हो, रियल वेजेस कैसे निकालते हो, ठीक है। इनमें से कोई भी आप 4-5 पॉइंट जितना आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो। ऐसे पॉइंट्स में लिख के आओगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलो पढ़ते हैं बेटा। Our next topic is index of industrial production. Index number of industrial production have become fairly common these days. These index number of industrial production measure changes in level of industrial production comprising many industries. इसमें ये बताता है बेटा जो इंडस्ट्रीज में कितना चेंज आया है, ठीक है। सो पहले से अब तक कितना चेंज आया है। 10 साल पहले इंडस्ट्रीज जो थी वो कैसी थी और आज के समय में कैसी, और बीच में जो चेंजेस आए हैं वो कैसे आए हैं। तो हमारा इंडेक्स, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स हमें ये बताता है, इंडेक्स हमें बताता है कि आपका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया है। तो चेंज बहुत सारे आए हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी चीज पे महंगाई बढ़ जाती है
कब बढ़ती है? जब पैसे बढ़ते हैं किसी चीज प्रोडक्ट पे, आपके गुड सर्विसेज पे, आप कहते हो महंगाई बढ़ गई, मीन्स इन्फ्लेशन हो गया. सो होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर are those price index number which measures the general changes in the wholesale price of goods and services of a commodity. अब मेरी बात सुनो, ग्रुप ऑफ कमोडिटीज ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स. अब कौन कौन से ग्रुप इसके अंदर आते हैं होलसेल प्राइस के अंदर, मतलब कौन कौन सी चीजों पे ये पैसे बढ़ते हैं, तब बोलते हैं होलसेल प्राइस में चेंज आ गया है, बढ़ गए पैसे. पहला है बेटा प्राइमरी आर्टिकल्स, सेकेंड एनर्जी आर्टिकल, थर्ड इज मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स. तो वन बाय वन पढ़ते हैं. पहला आता है बेटा आपका प्राइमरी आर्टिकल्स. इट इंक्लूड्स दोज गुड्स विच आर ऑब्टेन बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज. ठीक है भाई, जो नेचुरल रिसोर्सेज से बने हैं, जैसे कि हमारे से फूड आर्टिकल, हमारा व्हीट, राइस, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल एक्सेट्रा. नॉन फूड आर्टिकल जैसे कॉटन, जूट, रो कॉटन, मिनरल्स एक्सेट्रा, ये किस में आते हैं? आपके प्राइमरी आर्टिकल पे. ठीक है. अब जैसे आप बोलते हो कि भाई ये तो चावल के प्राइस बढ़ गए, राइस के प्राइस बढ़ गए, तो क्यों? क्योंकि होलसेल प्राइस पे प्राइस चेंज हुआ है, इन्फ्लेशन हुआ है. एनर्जी आर्टिकल्स में आते हैं इन दिस कैटेगरी गुड्स लाइक पावर, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल आर इंक्लूडेड. जैसे हम बोलते हैं भाई पेट्रोल महंगा हो गया, महंगाई आ गई, ठीक है, तो वो कौन से में आता है? एनर्जी आर्टिकल्स में. थर्ड इज मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल. इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चर्ड गुड्स लाइक शुगर, एडिबल ऑयल, टेक्सटाइल, मशीनरी इक्विपमेंट, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स, लेदर एंड लेदर प्रोडक्ट्स, chemicals, fertilizers, etc. Manufactured product have nearly 2/3 important. ठीक है. देखो एक बात मानो मेरी, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको पॉइंट पता होना चाहिए. देखो होलसेल की बात कर रहे हैं हम, तो इसमें ग्रुप ऑफ कमोडिटीज कौन सी आती हैं मेंशन करो. अपने आप रफ में भी प्रैक्टिस करो याद करने के लिए. क्या करोगे आप? लिखोगे क्या नाम? प्राइमरी आर्टिकल, एनर्जी आर्टिकल एंड मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल. अच्छा, इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर ये आता है, इसके अंदर ये आता है. ठीक है, एक फ्लो चार्ट बनाते हुए चलोगे ना, कभी नहीं भूलोगे. सो अब आते हैं बेटा यूनिलिटी ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर. सो फर्स्ट इज इंडिकेटर ऑफ इन्फ्लेशन. यस, ये होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है इंडिकेटर है. किस चीज का इंडिकेटर है? कि महंगाई आ गई. इन्फ्लेशन होता है महंगाई आ गई, महंगाई. इन्फ्लेशन इज द persistent and appreciable rise in general level of prices in economics. Wholesale price index is taken as an indicator of the rate of inflation. ठीक है. इकोनॉमिक्स में भी आप क्या पढ़ते हो? होलसेल प्राइस जब इंडेक्स बनाते हो तो आप क्या करते हो? कैसे पता चलता है कि भाई किसी चीज में चेंज आ गया, डिमांड सप्लाई में चेंज आ गया. ठीक है. पैसे अगर किसी चीज के बढ़ जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी. यही पढ़ाया था मैंने आपको. ठीक है. अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ानी है तो उसके लिए पैसे कम करने पड़ेंगे. बट यहाँ पे तो हम इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं. अगर महंगाई हो गई, पैसे बढ़ गए, तो आपकी जो नीड्स हैं आपको कम करनी पड़ेंगी और आपकी डिमांड कम हो जाएगी. आप चीजों को कम खरीदोगे. सो नेक्स्ट इज फोरकास्टिंग डिमांड एंड सप्लाई. यस, आप फोरकास्ट भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ होलसेल प्राइस. एंड होलसेल प्राइस indices are helpful in forecasting the demand and supply of the commodities in the economy. And third is helps in determining real change in aggregates. अगर आपको फाइंड आउट करना है कि एग्रीगेट्स में कितना चेंज आया है, देन आपको इससे पता चल जाएगा. Wholesale price index is used to eliminate the effect of changes in price on aggregates such as national income, capital formation. इसमें आप ये एग्जाम्पल लिख के आ सकते हो, नेशनल इनकम एंड कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, समझ में आ गया बेटा आपको? ठीक है. अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा है लास्ट टॉपिक. सो बेटा अब हमारा इंडेक्स नंबर खत्म हो रहा है. ये 2 लास्ट टॉपिक है. ठीक है. पूरा मैंने 3 पार्ट में आपको इंडेक्स नंबर करा दिया है. ठीक है. सो फर्स्ट बात करते हैं यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर. भाई क्या यूजेस हैं? हेल्प इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन. यस, पॉलिसी बनाने में हेल्प करता है. मैंने आपको बताया था ना, क्या नाम है, गवर्नमेंट भी इंडेक्स नंबर यूज करता है पॉलिसीज बनाने के लिए. ठीक है. एक्ट एज इकोनॉमिक बैरोमीटर. यस, जैसे आपका बुखार चेक करता है थर्मोमीटर. ठीक है. तो ऐसे ही आप इकोनॉमी में क्या चल रहा है, ये वो कौन चेक करता है? बैरोमीटर. ठीक है. सो इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरह इंडेक्स नंबर
काम करता है। हेल्प इन स्टडिंग ट्रेंड, यस, इंडेक्स नंबर की हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि भाई ट्रेंड में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजों को कर सकते हैं। टू मेजर एंड कंपेयर चेंजेस, यस, इंडेक्स नंबर बनाया इसलिए है जिससे कि हम जो 10 साल पहले था और जो अब था, मींस जो बेस ईयर और हमारा जो करंट ईयर के बीच में जो डिफरेंस है, भाई जो चेंजेस आया है उसको मेजर करता है हमारा इंडेक्स नंबर। फिफ्थ पॉइंट इज हेल्प टू मेजर परचेजिंग पावर। मैंने भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि परचेजिंग पावर हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर, फॉर्मूला भी है, ठीक है। सो अब ये हमारे हो गए यूजेस बेटा, ठीक है, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिए, ऑलरेडी मैं ये बता चुकी थी आपको। लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर, भाई लिमिटेशंस कहाँ है? इस्तेमाल तो मैडम आपने बहुत सारे बता दिए हैं, आप हमें बता दो लिमिटेशन क्या है। प्रोवाइड रिलेटिव चेंज ओनली, बेटा खाली रिलेटिव चेंज तक ही सीमित है, ये रिलेटिव चेंज ही बताएगा आपको। एंड लैक ऑफ परफेक्ट एक्यूरेसी, इतनी ज्यादा परफेक्ट एक्यूरेसी नहीं आएगी। थर्ड इज डिफरेंस बिटवीन पर्पस एंड मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। देखो इस पॉइंट का मतलब है कि आपको अगर फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन निकालनी है, ठीक है, तो आपका पर्पस खाली क्या है? पॉपुलेशन निकालना है, एक पर्पस ही काम कर सकते हो आप, पॉपुलेशन ही आप बेस ईयर करंट ईयर के बीच में निकालोगे। अगर मैं बोलूँ लिटरेसी रेट निकालो तो आपका पर्पस तो नहीं है, तो आप नहीं निकाल सकते, तो पर्पस के अकॉर्डिंग ही काम करता है ये। फोर्थ इज इग्नोर्स क्वालिटेटिव चेंजेस, भाई क्वालिटेटिव चेंजेस को ये इग्नोर करता है। चलो आपने मैन्युफैक्चर किया, आपने बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, भाई इस साल अभी बेस ईयर में तो इतना प्रोडक्शन नहीं था, बट आपने करंट ईयर में बहुत अच्छा प्रोडक्शन किया, पर क्या क्वालिटी प्रोडक्शन करा? क्वांटिटी देख रहे हो, क्वांटिटी देख रहे हो बेटा, क्वालिटी भी तो देखो, तो इग्नोर करता है क्वालिटेटिव चेंजेस को। फिफ्थ इज मैनिपुलेशन आर पॉसिबल, यस डेफिनेटली मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा पॉसिबल होता है इसमें, क्योंकि डेटा होता है लोगों का, ठीक है, सो डेटा होता है तो मैनिपुलेट कर सकते हैं आसानी से। सो ये थे हमारे यूजेस, ये थे हमारे लिमिटेशंस। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो अब हमारा चैप्टर होता है खत्म। सो बेटा मेहनत करते रहो, नोट्स बनाते रहो साथ साथ, ठीक है, मैं गारंटी ले रही हूँ अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो कोई भी टॉपिक, वो 100% क्लियरिटी के साथ ही आप पढ़ के जाओगे यहाँ से, ठीक है। मेरा पर्पस यही है मेरे बेटा, ठीक है, कि आप पढ़ लो बस, ठीक है, आप लोगों के अच्छे के लिए मैं नोट्स बनाती हूँ, आप लोगों के अच्छे से आप अच्छे से पढ़ सको, ठीक है, आसान से आसान पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करती हूँ कि आपको डिफिकल्टी ना हो, ठीक है। सो फॉर्मूलेज आप अच्छे से लिखो, मैंने पूरे चैप्टर में आपको अच्छे से समझा दिए हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला चार्ट बनाओ, फॉर्मूला रजिस्टर बनाओ, जिसमें आपके सारे फॉर्मूलाज होंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरे बच्चों, मेहनत करते रहो, ऐसी मैं भी आपके लिए मेहनत करती रहूंगी। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।